This session is being recorded. This is Sir Sibur Rahman, and this is our second lecture. The first lecture we had on sounds, and you are working on your sounds. I'm sure that you may be trying to improve your word level pronunciation. You may be trying to listen to those video clips which I forwarded you on your WhatsApp. So make the most of them. And now we are starting syntax. Syntax is what? This is the first problem of our Pakistani students. अल्फाजों की तरतीब. और ये प्रॉब्लम शुरू होती है हमारी उर्दू लैंग्वेज से. जब हम बात करते हैं उर्दू में तो हमारा जो वर्ड ऑर्डर बनता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब. और जब हम इंग्लिश में जाते हैं तो हमारा वर्ड ऑर्डर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और यहीं से ये छोटी सी प्रॉब्लम है और यहीं से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स पे क्रिएट होना शुरू होती है. मैंने फॉर एग्जांपल सेंटेंस कहा, मैं किताब पढ़ता हूं. मैं आई किताब बुक पढ़ता हूं रीड. आई बुक रीड. जबकि ये इंग्लिश में क्या बनता है? आई रीड अ बुक. आई रीड बुक भी नहीं होता, आई रीड ए बुक होता है. अब ये अल्फाजों की तरतीब, अभी तो दो तीन वर्ड्स थे उसमें आपने देखा, आपने कहा आई बुक रीड. मैं किताब, मैं आई किताब, किताब बुक पढ़ता हूँ रीड, आई बुक रीड. लेकिन ये अंग्रेजी में गलत हो जाता है. अब इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो उर्दू में आप कहीं लगाते हैं और अंग्रेजी में वो कहीं लग रहे होते हैं. कभी ऐसा भी होता है कि आप तीन जगह पे बोल रहे हैं तो वो भी तीन जगह पर आ रहे हैं. कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ वर्ड्स आप उर्दू में नहीं भी बोलते लेकिन अंग्रेजी में वो आ जाते हैं. जैसे प्रेपोजिशंस है, जैसे आर्टिकल्स हैं, कंजंक्शंस. चले मैं कहता हूँ आप बोलते होंगे मुंह से, वो आ जाते हैं. और उनमें गलतियां कम है एज कम्पेयर टू आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस. सबसे ज्यादा गलतियां आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस में आती हैं. कंटेंट वर्ड्स वर्सेस स्ट्रक्चरल वर्ड्स. आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट पर्दा हट रहा है. सर, व्हाट आर द रीजंस व्हाई आर वी पुअर इन इंग्लिश? ये लेक्चर मैंने एक यूनिवर्सिटी में भी दिया था. बच्चों ने सवाल कहा, एक सेमिनार उन्होंने गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाया था, इंग्लिश लैंग्वेज. तो एक ही सवाल हुआ वहां पर. एक सवाल आपसे, फिर और भी सवाल पूछेंगे. व्हाई आर वी पुअर इन इंग्लिश? व्हाई कांट वी राइट गुड इंग्लिश? व्हाई डोंट वी स्पीक इन इंग्लिश? व्हाई आफ्टर कंप्लीटिंग मास्टर्स वी विल नॉट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश? तो उसका जवाब जो मैंने दिया वो आज आपके लेक्चर का हिस्सा है. आज तक जितने भी इंग्लिश के टीचर्स आपके गुजरे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, उन्होंने हमेशा आपको पता है क्या सिखाया? उन्होंने हमेशा आपको कंटेंट वर्ड्स को सिखाया. दे ऑलवेज गिव यू कंटेंट वर्ड्स. कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब. लेकिन किसी ने स्ट्रक्चरल वर्ड्स के बारे में सोचा तक नहीं. जबकि कंटेंट वर्ड्स क्या है? वोकैबुलरी है. तो देखिए, आप अपने स्कूल की क्लासेस के बारे में सोचे. आप हर चैप्टर के बाद वोकैबुलरी करते थे, उसका सेंटेंसेस बनाते थे. वोकैबुलरी याद कर ली, सेंटेंस याद कर लिया. अब क्या उसका अचार डालोगे? जोड़ोगे कैसे? जोड़ने का तरीका कोई नहीं सिखा रहा. स्ट्रक्चरल वर्ड्स, नाम से ही पता चल रहा है. स्ट्रक्चरल वर्ड्स या क्या मतलब? ऐसे वर्ड्स जो आपके सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर देते, जो आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने में मदद करे. और ये स्ट्रक्चरल वर्ड्स क्या क्या होते हैं? आर्टिकल्स, prepositions,
कंजंक्शंस, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये वो वर्ड्स होते हैं जो आपके सेंटेंस को जोड़ते हैं। आज से पहले की हकीकत का अंदाजा आपको नहीं था। मैं कहता हूं कि जब आप कोई सेंटेंस लिखें उसमें से ये 4 चीजें निकाल दें, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और ऑक्सिलरी वर्ब, और फिर मुझे बताइए कि क्या सेंटेंस बनता है और क्या मीनिंग्स देता है। सेंटेंस ज्यादा दिमाग पे जोर ना डालें, सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ही लिखा हुआ है। अब देखिए, he went Lahore, his friend PIA attend important event. The event cancelled, he came back, train Sunday. तो क्या बकवास कर रहे हैं। और ऐसे ही आप लोगों की अंग्रेजी के बारे में कहा जाता है, जब आप लोग लिखते हैं और आप लोग बोलते हैं। क्यों? आप क्या मिस कर जाते हैं? कहीं पर आर्टिकल मिस हो जाएगा, कहीं पर प्रेपोजिशन मिस हो जाएगा, कहीं पर ऑक्सिलरी वर्ब मिस हो जाएगा, कहीं पर आपको कंजंक्शन का इस्तेमाल समझने जाना होगा। आप देख लें, आप सिर्फ ये पढ़े टू विद, बाय, टू एंड, बट, द, एंड, बाय, ऑन। क्या बकवास कर रहे? सही कह रहे हैं, बिल्कुल बकवास ही हो रही है। समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा। आएगा कैसे? क्योंकि स्ट्रक्चरल वर्ड्स आर मीनिंगलेस। Structural words are meaningless, but they make your sentence meaningful. जो स्ट्रक्चरल वर्ड्स होते हैं उनकी अपनी कोई मीनिंग्स नहीं होती, लेकिन जब आप उनको जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं। यकीन नहीं आ रहा? आप एक और सेंटेंस देखें, आई गोइंग लाहौर, माई सन सैटरडे, डाइवो, 9 PM, अटेंड इम्पोर्टेंट मीटिंग। अब आप देखिए, आप कहेंगे फिर से क्या बकवास कर रहे हैं। ऑब्वियसली बकवास ही है। जब आप लोग लिखते हैं तो यही टीचर कहता था क्या बकवास लिखी है। आपके पास तो इससे और ज्यादा एरर्स है। एक तो स्ट्रक्चरल वर्ड्स के एरर तो होते ही होते हैं, ऊपर से एक और एरर निकाल लो, वर्बल एरर। वर्बल वर्बल एरर को समझते हैं आप लोग? आपने प्रेजेंट सिंपल की जगह पास्ट सिंपल लगा दिया, पास्ट सिंपल की जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया। दीज आर कॉल्ड वर्बल एरर्स। तो वर्बल एरर्स पे मैं कहता हूं चले आप लोग ग्रिप कर लेंगे 1 से 2 महीने में, वर्बल एरर्स आपको समझ आ जाएगी। लेकिन बेटा जो चीज जिंदगी भर तुम लोग पढ़ते रहोगे वो पता है क्या है? आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस। कंजंक्शंस भी लिमिटेड है, आप वो भी पढ़ लेंगे, कर लेंगे, लेकिन जहां पर आपको परेशानी होगी वो कहां होगी? आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस। आज मुझे ईमानदारी से हाथ उठाकर बताइएगा, या तो टिक लगेगा या क्रॉस लगेगा। आज से पहले जब भी कुछ रीड किया तो क्या स्ट्रक्चरल वर्ड्स को फोकस किया था? या तो टिक लगेगा या क्रॉस लगेगा। छह लोगों ने कहा नहीं, 3 लोगों ने कहा हाँ, और महनाज वाधवा ने हाथ उठाया। जी महनाज बोले। महनाज बोलिए, हाथ उठाकर आपने क्या बताना चाह रही है? सर नो। मैंने ऑलरेडी इन चैट में मेंशन किया कि नो, बिकॉज आई जस्ट रीड इट। नो फोकस ऑन द स्ट्रक्चरल वर्ड्स। अब आज के बाद, बल्कि आज के बाद क्या, मैं चले आज आप लोगों को एक थोड़ा छोटा सा एक लिटरेचर सेंड कर दूंगा, एक स्टोरी सेंड कर दूंगा। आप उस स्टोरी में से सिर्फ स्ट्रक्चरल वर्ड्स को निकाल दीजिएगा और फिर पढ़िएगा। आप यकीन करें कि आप कहेंगे ओहो, यही वो बातें थी जिनको हमें फोकस करना था, लेकिन हमें किसी ने नहीं सिखाया कि इनको कैसे फोकस करें। सर आप पढ़ेंगे आर्टिकल्स?
जी बिल्कुल, मेरा एक आर्टिकल्स का टेस्ट भी आ रहा है। अच्छा हुआ आप लोगों की से भी बात हो गई। अभी के अभी मैं एक लिंक सेंड कर रहा हूं आपको व्हाट्सएप के ऊपर। अभी के अभी, आज की तारीख में और कल सुबह तक ये आपको देख लेना है। जब आप इसको देख लेंगे तो कल आपका, फिर हम आपको एक टेस्ट का लिंक दे देंगे। जो बच्चे पहले आर्टिकल्स की वीडियो देख चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा टेस्ट दे दीजिएगा। और जिन्होंने अब तक टेस्ट नहीं दिया है वो टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाए आर्टिकल्स के ऊपर। ये कम से कम एक सहारा हो जाएगा कि आपको आर्टिकल्स के बारे में कुछ नो हाउ हो गई। मैंने इतना लेक्चर दिया है, इतना बताया है आर्टिकल्स के बारे में, जो आपकी सेहत के लिए काफी है कि अगर आप वो कर ले और उसके बाद उन पॉइंट्स को याद रखें तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। समझिए। तो पहली, आज इस वीक का पहला टारगेट क्या है बेटा? आर्टिकल्स। क्योंकि आर्टिकल्स आपकी किस चीज पे काम करने वाले? आर्टिकल्स काम करेंगे आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। आर्टिकल्स अच्छे हो गए तो डेफिनेटली आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। आर्टिकल्स के बाद फिर प्रेपोजिशंस पर आएंगे। प्रेपोजिशंस इंप्रूव हो गए, आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। एक सेंटेंस में बनाने में क्या गलतियां कर सकते हो? या तो वर्ब की गलती करोगे, या टेंस की गलती करोगे, वर्ब की गलती होगी, या आर्टिकल्स की, या प्रेपोजिशन की, या बहुत ज्यादा कंजंक्शन की गलतियां बच्चा इतना नहीं करता जितनी ज्यादा गलतियां आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन की करता है। तो अब कोई चलते फिरते पूछ ले कि बताओ बताओ भाई बताओ, व्हाई आर वी वीक इन इंग्लिश, तो उसका जवाब आपको मिल गया। क्योंकि हमने जिंदगी भर किन वर्ड्स को नहीं पढ़ा? हमने जिंदगी भर स्ट्रक्चरल वर्ड्स को नहीं पढ़ा। और Okay. Yesterday we had discussed about the water distribution system. स्कूल चल रहा है माशाल्लाह, स्कूल की क्लास भी हो रही है आज हमारे साथ। आइए अब आ जाए सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर ही बात चल रही है। कुछ बच्चों का एक सवाल था, अभी जो लास्ट टेस्ट हुआ है, मैंने जो फाउंडेशन का एक बिल्कुल बेसिक सा टेस्ट दिया था, और उसके बारे में कुछ बच्चे सवाल कर रहे थे कि सर कंप्लीट सेंटेंस, सारे हमें तो सारे ही सेंटेंसेस जो है वो कंप्लीट लग रहे हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी थे बेटा जो इनकम्प्लीट थे, और बेसिकली वो फ्रेज था। और वो मैंने पहले आपको टेस्ट दे दिया ताकि आपको अब पढ़ने में मजा आए। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज देख, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस सम मीनिंग। अल्फाजों की का कोई ऐसा मजमुआ जो आपको कुछ मीनिंग्स दे दे। जैसे इन द क्लास, ऑन द रूफ, क्या ये सेंटेंस है? क्या No, हम sir. इसको सेंटेंस की हैसियत देते? नहीं सर। No. We can never No, sir. call it, we can never call it a sentence. Sir, this is actually a phrase. Phrase क्या होता है? अल्फाजों का कुछ कोई मजमुआ, combination of words which gives you some meaning. और इन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं prepositional phrase, क्योंकि ये prepositions से स्टार्ट हो रहे हैं। That's why they are called prepositional phrase. फिर आपके पास सेंटेंस की डेफिनेशन आ रही है, देखिएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives us complete meaning. A sentence may end on full stop, a question mark, or a mark of exclamation. इसके अलावा कोई और एंडिंग है सेंटेंस की? या तो फुल स्टॉप आएगा,
या क्वेश्चन मार्क आएगा या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। यही कुछ बातें हो सकती हैं, इससे ज्यादा तो कोई भी बात नहीं हो सकती। देखें, अली इज गुड एट इंग्लिश, आर यू टायर्ड और हेल्प मी। बेटा अभी क्लास ले रहा हूँ, 1 बजे फोन कीजिएगा, अभी क्लास ले रहा हूँ। Ali is good at English, full stop. Are you tired? Question mark. Help me. Mark of exclamation. अब इसी के साथ यही 3 बातों की वजह से मैंने काइंड ऑफ सेंटेंस भी ऐड कर दिए, वो भी देख लिए। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं और या नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो पुराना जो नाम है वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव का मतलब होता है इकरारिया इनकारिया दोनों, यानी उसमें अफर्मेटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। एंड व्हेनेवर वी मेक एनी अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस वी यूज फुल स्टॉप। फिर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी 2 सेंटेंसेस है, यस एंड नो क्वेश्चन और क्वेश्चन में WH पॉइंट्स देख लें। एंड ऑब्वियसली जब भी आप कोई सवाल करेंगे उसका इख्तिताम क्वेश्चन मार्क पर होगा। फिर आपके पास है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का इख्तिताम भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर होता है। हेल्प मी, कॉल सारा। देखिए दोनों सेंटेंसेस का इख्तिताम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर होगा। एक सेंटेंस और है, वो भी देख लें। मे अल्लाह गिव यू लॉन्ग लाइफ, ये भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर एंड हो रहा है। दुआइया जुमले, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर कॉल्ड दुआइया जुमले। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, hurrah, I have passed my test, alas she has died, हाय अल्लाह वो मर गई। ठीक है, और इन सेंटेंसेस में सिर्फ हुर्रा और अलास के बाद ही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आते हैं और आखिर में फुल स्टॉप। अच्छा, जब ये सेंटेंस पढ़ा दिया तो एक बच्चे ने कहा सर आपने इतना कुछ बता दिया कि फ्रेज क्या है, फिर सेंटेंस क्या है, तो सर ये भी बता दीजिए क्लॉज क्या है। बहुत ही आसान सी बात है क्लॉज के बारे में। कहता है अ सेंटेंस इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज। एक सेंटेंस मैंने लिखा है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, फुल स्टॉप। सेंटेंस बन गया। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर भी एक सेंटेंस छुपा हुआ है, if you work hard you will get success. So if you work hard, this is also a sentence. लेकिन अब हम इसको सेंटेंस का नाम नहीं दे रहे, अब इसको किसका नाम दे रहे हैं? क्लॉज का। if you work hard you will get success, this is also a sentence, लेकिन अब इसको क्या नाम दे रहे हैं? क्लॉज का। अब क्लॉज के अंदर भी 2 क्लॉज होते हैं और एक क्लॉज कहलाता है मेन क्लॉज और दूसरा क्लॉज आपके सामने है इफ क्लॉज। इफ क्लॉज का और भी नाम है, मेन क्लॉज का और भी नाम है। फिलहाल आप बस यही नाम याद रखें, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, और जो एक और आसान नाम है वो है डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट का मतलब आप सब लोगों को पता है, खुद मुख्तार, और डिपेंडेंट का मतलब है मोहताज। इफ यू वर्क हार्ड, हाँ तो क्या होगा सर? इफ यू वर्क हार्ड, आगे बोलेगा सर क्या होगा? You will get success. इसका मतलब आप आगे सुनना चाह रही, इफ यू वर्क हार्ड, इसका मतलब ये कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। जो इफ क्लॉज होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और जो मेन क्लॉज होता है इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। यू विल गेट सक्सेस
This is main clause and this is an independent clause. Independent clause. ठीक है, आगे चलेंगे जब बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज क्यों इनको नाम दिया गया, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज फ्रेज, व्हाट इज क्लॉज, काइंड ऑफ सेंटेंसेस सब दिमाग में आ गई, रिफ्रेश हो गए। पार्टी तो यहां से शुरू हो रही है अभी तो एपिटाइजर चल रहा था, अब खाना खुला है। बताइए, एक सेंटेंस में बनाना चाहता हूं, मुझे कौन सी 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी? चलिए 4 कर रहे हैं। In simple way, sir. पेपर Subject. Subject, object, verb, adverb. सब्जेक्ट, वर्ब, Verb and object object. एंड For एडवर्ब। simple. 4 चीजें चाहिए अगर मैं कोई सेंटेंस बनाना चाहता हूँ। ये एडवर्ब की बहुत ज्यादा अहमियत है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा अहमियत है। एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है, लेकिन एडवर्ब बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। अब देखिए, सरसीब टीचर्स अस एवरी डे। सरसीब हमें रोज पढ़ाते थे। अब क्या ये एवरीडे को मैं शुरू में लेकर आ सकता हूँ? जी सर, बिल्कुल ला सकते हैं। एवरीडे सरसीब टीचर्स अस, क्या इस एवरीडे को मैं सरसीब के बाद ले जा सकता हूँ? बिल्कुल ले जा सकते हैं सर। सरसीब एवरीडे टीचर्स अस, यानी कि एवरीडे को आप इधर जुमले के आखिर में ले जाए, वर्ब से पहले ले आइए और सेंटेंस के शुरू में ले आइए। कोई परेशानी की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एवरीडे स्पोकन एक्सप्रेशंस, एवरीडे को अलग करके लिखा तो एवरीडे का मतलब होता है रोजाना बिला नागा। अगर आप ये कह रही हैं आई टेक बाथ एवरी डे, यानी कि आप कोई गैप नहीं करती। लेकिन अगर कोई ये कह दे आई टेक बाथ डेली, तो छुट्टी के दिन फिर छुट्टी होती है, छुट्टी वाले दिन नहीं जाते। सही है ना? एवरीडे का मतलब होता है रोज आना बिला नागा। एवरीडे प्रॉब्लम्स, और इसमें एवरीडे को, अब एवरीडे का दूसरा इस्तेमाल क्या है, मिलाकर लिखा जाता है। और देखो क्या लिखा हुआ है, एवरीडे स्पोकन एक्सप्रेशंस। क्या मतलब? रोजमर्रा बोले जाने वाले जुमले, एवरीडे स्पोकन एक्सप्रेशंस। एवरीडे प्रॉब्लम्स, क्या मतलब? रोजमर्रा के मसले। रोजमर्रा के मसले मसाइल। एवरीडे और डेली में वैसे तो कोई फर्क नहीं है। आई टेक क्लासेस डेली, आई टेक क्लासेस एवरी डे। इसका मतलब ये है हफ्ते में 7 दिन मेरे लेक्चर होते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन मेरी क्लास ना हो। एवरीडे का मतलब ये है। लेकिन अगर एवरीडे को मिला दिया तो रोजमर्रा, एवरीडे चोर्स और रोजमर्रा के कामकाज। और डेली का जो मकसद है, मतलब है, उसमें छुट्टी शामिल है। क्या कहते हैं? आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल एवरी डे। I go to school daily. यही सुना है, Daily. डेली सुना है, क्योंकि उसमें छुट्टी शामिल है। लेकिन एवरी डे में छुट्टी नहीं है। एवरी डे का मतलब है रोज आना बिना नागा, कोई छुट्टी नहीं है। लेकिन डेली में छुट्टी होती है, 2 छुट्टियां। ठीक है, इसी तरह से समटाइम्स ही कॉल्स मी,
she calls me sometimes और she sometimes calls me. तीनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही है। आप समटाइम्स को जुमले के शुरू में ले आएंगे, जुमले के आखिर में ले आएंगे, सब्जेक्ट के बाद ले आएंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। he usually plays cricket. He plays cricket usually I called Sarah. Usually he plays cricket, he usually plays cricket, he plays cricket usually. जहां दिल चाहे आप usually को सेट कर दो। Yesterday I called Sarah. Yesterday called Sarah. तीनों सेंटेंसेस सही है। yesterday को शुरू में ले आओ, आखिर में ले आओ, सब्जेक्ट से के बाद वर्ब से पहले ले आओ, ऑक्सिलरी सब्जेक्ट मेन वर्ब से पहले। देख लो yesterday आ गया। सर क्या हर मॉडल वर्ब के अंदर ये क्वालिटी है, वो अपनी जगहों को बदल सकता है? क्या हर एडवर्ब में ये क्वालिटी है? जी नहीं। देखिए नेवर की जगह को बदल कर दिखाइए। he never by cell phone, he always disturbs us। बदल के दिखाइए। बदल सकते हैं? बदल सकते हैं? बताओ। नेवर तो No, नहीं है। sir. No, sir. No, sir. सोच लो, सोच लो। सर आई No, थिंक sir. बदल सकते हैं, लाइक ऑलवेज ही डिस्टर्ब अस। ऑलवेज क्या कहा आपने? ऑलवेज ही डिस्टर्ब्स अस। हमेशा वो ही हमें डिस्टर्ब अस। अच्छा ये बात दादी से बताइए, कभी सुना है या आज से पहली बार जब आपने अपने मुंह से बोला है? सर मैंने कभी नहीं सुना, जस्ट मैंने सेंटेंस पे फोकस किया तो मुझे फील हुआ कि यस वी कैन से लाइक दिस आल्सो। ये फीलिंग्स कहाँ से आती है पाकिस्तानियों में? बस मुझे फील हुआ कि ये ऐसे बोला जा सकता है। आई डोंट नो। अच्छा देखिए, गलत नहीं होगा क्योंकि एडवर्ब का एक रूल है, आप उसको कहीं भी ले जाए, लेकिन जो चीज होती है ना एप्रोप्रिएट। आप एक सड़क पे जा रही है और गाड़ियां एक तरफ जा रही है, अगर आप रॉन्ग वे आएंगी तो आपका चालान होगा? नहीं होगा। सड़क तो आने जाने के लिए बनी है, आप रॉन्ग वे आ जाए कोई मसला नहीं है, कोई कराची में कोई ऐसा मसला नहीं है। रॉन्ग वे आप आए तो आपका चालान हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन कुछ चीजें होती है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चीजें कॉमन होती है, जैसे ऑलवेज और नेवर का इस्तेमाल वर्ब से पहले ही अच्छा लगता है। लेकिन सर मैंने सुना है सर मैंने सुना है अपनी जिंदगी में ऑलवेज और नेवर को शुरू में। अच्छा जुमला बनाकर दिखाओ। नेवर कॉल मी अगेन। सर हमारी लड़ाई हुई थी हमारी दोस्त से, दोस्तों को कहा दोबारा फोन मत करना, शक्ल नहीं देखना चाहती तुम्हारी, बेवफा इंसान, दोबारा फोन मत करना, नेवर कॉल मी अगेन। सर मैंने सुना था ये जुमला, सुना है आप लोगों ने? No, sir. नेवर डिस्टर्ब मी अगेन, नेवर टॉक टू मी। जी सर, सुना है। सुना होगा बेटा, ऐसा जी, लाजमी है सुना है। ये। लेकिन देखो इससे पहले भी एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, बोल ठीक है, वो बोलते रहिए वो अलग बात है, लेकिन होता जरूर है, होता जरूर है। यानी कि कुछ चीजों को उनकी जगहों पर ही लिखा रहता तो वो ज्यादा बेहतर है, जैसे नेवर और ऑलवेज। मत डिस्टर्ब करो इनको। अच्छा अब छोटी सी और बात है, शी कॉल्ड मी ऑन संडे। शी सारा कॉल्स मी ऑन संडे, सारा कॉल्ड मी लास्ट संडे। तीनों दोनों सेंटेंसेस को देखो, बताओ इसमें क्या गलती हो गई या कोई गलती नहीं है? सर कोई गलती नहीं है। अच्छा देखो क्या गलती हो जाती है वो देख लो।
क्या गलती हो जाती है? क्योंकि हम संडे से पहले ऑन लगाना जरूरी समझते हैं, तो जब हमने ऊपर देखे ऑन संडे लिखा हुआ है, सारा कॉल्स भी ऑन संडे, लेकिन अगर मैं ये कहूं सारा कॉल्ड मी लास्ट संडे तो भी सही है, सारा कॉल। लेकिन अगर मैं ऑन का इस्तेमाल करूं, अगर मैंने ऑन लगा दिया तो ये हो गई है आपकी गलती, ये हो गई आपकी गलती। आप ऐसे नहीं लगा सकते, और ये बहुत कॉमन एरर है, मैंने अक्सर देखा है स्कूल के नोटिस के ऊपर, ये लास्ट भी लिख रहे हैं और लास्ट से पहले फिर prepositions भी लगा रहे हैं। So when there is a word last, next और every, ये तीनों वर्ड संभाल के रखिए अपने पास। जब भी ये वर्ड्स आपके पास आएंगे, आप कोई preposition का इस्तेमाल नहीं करेंगे। I was born in January, I went to Murray last January। अब आप ये नहीं कहेंगे I went to Murray in last January, जी नहीं, I went to Murray last January। मेरा आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन No, सकता sir. है? No, sir. No. पक्की बात है? Yes. देखो बन सकता है सर। सोनिया प्लेस Yes, yes, sir, बन सकता है। बिल्कुल सकता बन सकता है। Yes, नो बन सकता नो है। एडवर्ब नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बगैर बन जाएगा? Yes, sir. देखो Yes, sir. बन सकता है ऑब्जेक्ट के बगैर। she talks, नहीं। she taught, she teaches, I understand, birds fly, she knows, she works, ये सारे मैंने सेंटेंसेस जो बनाए वो ऑब्जेक्ट के बगैर बनाए। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट एंड adverb can be ignored. We can make a sentence without object and an adverb. Yes, of course. We can make a sentence without object and an adverb. चलो वर्ब को भी निकाल दो। क्या वर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? No, sir. पक्की बात है? No, sir. No, sir. Yes, sir. पक्की बात है? Yes. Yes, sir. लॉक कर दे, फाइनल आंसर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? नहीं सर। Yes, sir. बन सकता है। No, sir. Without subject, we can't. अच्छा, अपनी स्क्रीन पे देखिए, जी सर, बन सकता है। वर्ब प्लस sir, ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, और ऐसा कब होता है? Affirmative, sir. Excuse me, sir. What are the three words that you have told us? We don't use preposition before that. Last, The first one was last, every, and third. next, next, Okay. next Thank Sunday, you. last Sunday, every Sunday। ठीक है, चलिए। We can make a sentence, we can make a sentence without an adverb, without an object, but we can never make a sentence without a subject। सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता। बेटा अपने माइक्स बंद रखें। सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता। लेकिन अब जरा बात सुनिएगा, लेकिन सब्जेक्ट को मुंह पे लाए बगैर जुमला बनाया जा सकता है। लेकिन सब्जेक्ट को मुंह पर लाए बगैर जुमला बनाया जा सकता है। प्लीज गिव मी अ लाइन, कॉल, हेल्प मी, हेल्प मी, Me. Call her. call her, don't knock at the door,
डोंट डिस्टर्ब मी, कॉल सारा। अब बताइए क्या इसमें अगर मुझे गुस्सा आ जाए या कोई और सिचुएशन हो तो फिर मैं क्या यू का इस्तेमाल कर सकता हूं? अभी तो मैं यू का इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन यू लिखा हुआ है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर यू छुपा हुआ होता है, यू डेफिनेट होता है। तो यू हम इस्तेमाल करें या ना करें हम पर अभी फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आपको गुस्सा आ जाए तो अपना मुंह बंद रखो। अब क्या करेंगे आप? तो यू लगाएंगे सर, यू लगाएंगे। अब यू लगेगा, तुम अपना मुंह बंद रखो। यू कीप योर माउथ शट। मतलब मैं पढ़ाऊंगा कैसे, आप ऐसी बातें कर रहे हो? यू कीप योर माउथ शट। मैं थोड़ा पढ़ा देते उसके बाद मुंह बंद कर लूंगा मैं। यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम, तुम मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। अब क्या हुआ? अब यू शुरू में क्यों नहीं आया? नीचे देखिए, डोंट यू स्टैंड अप, डोंट यू, तुम तो खड़े मत हो। यू की जगह याद रखिए, यू इस्तेमाल कहां होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तुम तो खड़े मत हो, डोंट यू स्टैंड अप। मिस देख लिया, आई हैव टू गो टू वॉशरूम, you will be responsible, miss. I will tell principal that your teacher did not let me go. आजकल का बच्चा ये जवाब देता है। पहले मिस कहती थी मैडम, बच्चा बैठा रहता था, पूरे दिन रोक के बैठा रहेगा। लेकिन अब का बच्चा मिस देख ले, सोच ले, आप जिम्मेदार होगी फिर। मेरा तो कुछ नहीं है, कुदरती बात है, मेरा कंट्रोल नहीं है वो, मिस आप सोच ले। मिस फिर कहती है जाओ ही जाओ, क्योंकि आजकल के बच्चे क्लास 6 और 7 के ऐसे करते हैं। They just leave the class with this reason. मिस सोच ले, 4 गए हुए तो क्या हो गया मिस? They all were in emergency. I'm also in emergency. Please take me to the hospital. I mean washroom. Go. तुम मेरी बात सुनो, गुस्सा आ रहा है। You listen to me. हाँ बोलो बेटा, क्या हो गया? तू बात सुन भाई मेरी। You listen to me. अब आपकी ससुराल वाले आ गए, याद करें, याद करिएगा, ये रिपीट होगा ये बिल्कुल आपको ये सिचुएशन। अरे लीजिए ना, लीजिए कुछ कबाब लीजिए, बच्ची ने अपने हाथ से बनाए। यू जस्ट हैव सम कबाब्स। अरे ये भी लीजिए ना, फ्रेश भी ले, ये भी सुबह से लगी हुई थी, अम्मा को काम नहीं करने दिया, ये लगी मैं खुद बनाऊंगी, सब उसने बनाया। आप लीजिए, ये दही बड़े लीजिए ना, यू जस्ट हैव सम दही बड़े, यू जस्ट हैव सम चिकन। सब क्लियरेंस है, बच्ची ने अपने हाथ से बनाया। तलना कितना मुश्किल होता है, हम भी तल दें। पूरी अभी इम्तियाज से ले आए, हर चीज प्रिजर्व्ड आइटम्स। अरे आप लीजिए ना, लीजिए, होता है। अरे आप यहाँ बैठिए, ये जस्ट देखिए। अरे नहीं मैं वहां सही हूँ। अरे आप नहीं नहीं, आप यहाँ बैठिए, ये हमने नया सोफा लिया है, पुराना वाला थोड़ा हिल रहा है, किसी भी वक्त टूट जाए। आप यहाँ बैठिए, जस्ट बैठिए। याद करिए यूनिवर्सिटी के दिन, आप प्रोफेसर के पीछे होते थे। सर आप मेरी बात तो सुने सर, सर सर प्लीज सर, सर बात तो सुन ले सर, सर सर यू जस्ट लिसन टू मी। सर अच्छे सर सुन ले ना, बात सुन ले सर, प्लीज सर यू जस्ट लिसन टू मी। फिर जाके वो सुनते थे, नखरे थोड़े से दिखा देते, यू जस्ट लिसन टू मी। तो सीना चाहो ना, वो बच्चा क्या कर रहा है काजुल को, याद करें शिमला कैंप 2012। यू जस्ट लिसन टू मी, डोंट यू गो, तो सीना जाओ ना, डोंट यू गो, विल यू, डोंट यू गो, विल यू, तो सीना जाओ ना। नहीं पगले, मुझे जाना है, शादी है मेरी, फिल्म भी तो मुकम्मल करनी, आई हैव टू गो। मेरा आपसे अगला सवाल, आप बताइए क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है बेटा? यस और नो?
Yes. Yes. कहाँ पर Yes. देखा, कहाँ पर देखा आपने, कहाँ बन रहा था? कहाँ बन रहा? सब्जेक्ट को मुंह में लाए बगैर तो जुमला बन सकता है, लेकिन सब्जेक्ट के बगैर जुमला नहीं बन सकता। सब्जेक्ट को मुंह पर लाए बगैर तो जुमला बन सकता है, लेकिन सब्जेक्ट के बगैर नहीं बन सकता। आपको सब्जेक्ट लगाना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए मेरा आपसे एक और आखिरी सवाल, क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? यस और नो? Yes. आपने लिखे तो आ सकते होंगे, महान है आप। बिल्कुल आ सकते हैं, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल आ सकते हैं। अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आते तो उसका नाम क्या होता है? एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या मसला है, आइए वो भी हल कर देते हैं। बेटा याद रखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद समथिंग है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद somebody है। अगर मैंने कहा आई आस्क अ क्वेश्चन, तो बताओ ये somebody हुआ या समथिंग हुआ? Something. समथिंग। अगर मैं कहूँ आई आस्क अली, Somebody. somebody, कोई भी इंसान आएगा, somebody, कोई भी चीज आएगी, Something. अब मैं अगर इस दोनों सेंटेंसेस को मर्ज करना चाहूँ तो कैसे करूंगा? मैं I कुछ भी ask पहले लिख सकता question हूँ, to आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली, ये भी सही है, और आई आस्क अली अ क्वेश्चन, ये भी सही है। क्या कहते हैं? आई आस्क अली अ क्वेश्चन, आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली। आई टीच समबडी, मैं किसी को पढ़ाता हूँ, आई टीच समबडी। I teach Sarah. आई टीच सारा, अब वो somebody कौन है? कोई और नहीं, आप सबको पता है, सारा। Sarah. आई टीच इंग्लिश, अब मैं क्या पढ़ाता हूँ? आई टीच समथिंग टू somebody। Yes. तो क्या बनेगा सेंटेंस? आई टीच इंग्लिश टू सारा। आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच सारा, सारा पढ़ाती है। अब आपको जरूरत पड़ रही है कि आप इस सेंटेंस को एक साथ बोले और दोनों ऑब्जेक्ट्स को साथ लेकर आए। तो कैसे लेकर आएंगे? I teach English to Sarah. सिंपल, आई टीच इंग्लिश टू सारा। Sarah. कौन सा जुमला अच्छा लग रहा है? आई टीच सारा इंग्लिश या आई टीच इंग्लिश टू सारा? I teach English to Sarah. बेटा दोनों जुमले मुझे अच्छे लग रहे हैं, दोनों, बिकॉज बोथ आर एब्सोल्युटली राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है बेटा, अब देखिए, आई गिव सादिया अ लेक्चर, आई गिव अ लेक्चर टू सादिया, कौन सा सही है? I give a lecture to Satya. Both are ये या एक सही है? correct. No. Both are correct. दोनों sentences बिल्कुल सही है, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है? I give a lecture to Second one. Satya. दोनों बेटर है बेटा, 100% बेटर है, 100%, कोई मसला नहीं है। सर एक सवाल है जी साहबा, सवाल। साहबा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जो लोग कहीं बैठ और लोकेशन पे क्लासेस ले रहे हुआ करें ना, वो अपना माइक बंद कर दिया करें। मेरे बैकग्राउंड से आवाज आती है, आपको नहीं आती ना, तो इसका मतलब मैं भी सील पैक कर देता हूँ, बाहर की आवाज अंदर नहीं आएगी, अंदर की आवाज बाहर चली जाएगी। इतना ऊंचा बोल रहा था, लेकिन बाहर की आवाज नहीं आएगी। चले सर, एक सवाल है आपसे। जी बेटा बोले सर। कभी एक आपने ऊपर देखे, अभी आपने ऊपर कहा एक ऑब्जेक्ट लगाओ, फिर आपने कहा दो लगाओ, फिर आपने कहा कोई मत लगाओ।
सर ये क्या मसला है, कभी एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, कभी दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। सवाल तो अच्छा है, और इस सवाल का जवाब कौन दे रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। छोटी सी बात है, छोटी सी बात, छोटी सी बात। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। अगर मैं ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात कर रहा हूं तो ट्रांजिटिव वर्ब्स से मुराद, देखिए कैसे अब ट्रांजिटिव वर्ब्स को डिक्शनरी में कैसे पहचानेंगे, सवाल। ट्रांजिटिव वर्ब्स को हम डिक्शनरी में कैसे पहचानें? देखो, जब भी किसी वर्ब को डिक्शनरी में तुम लोकेट करोगे तो उसके आगे लिखा हुआ आता है वी एन और वी डबल एन। वी एन का मतलब क्या है? वर्ब फॉलोड बाय सिंगल ऑब्जेक्ट, और अगर वी डबल एन लिखा हुआ है तो वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट। याद रहेगी ये बात, ये डिक्शनरी का पॉइंट है। आगे लिखा हुआ वी एन का मतलब वर्ब फॉलोड बाय वन ऑब्जेक्ट, और वी के बाद डबल एन लिखा हुआ है वर्ब फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट। और अगर सर इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो हमारी भला से इंट्रांजिटिव वर्ब्स की तादाद भी 17 या 18 ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। बहुत ज्यादा हो गई तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स की तादाद सही मानों में 100 होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे ज्यादा नहीं होगी। 100, 150, 200 बस। जितने नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होंगे उतने इंट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे। अब ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स क्या होते हैं ये आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे। अब देखिए सर, अच्छा इंट्रांजिटिव वर्ब्स, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब्स यूज कर रहे हैं तो उसकी निशानी तो बताइए। वी अकेला लिखा होगा, वी लॉन्ग ब्रैकेट में, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन और वर्ब एडवर्ब। ये डिक्शनरी की लैंग्वेज लिख रहा हूं, डिक्शनरी में ऐसे लिखा हुआ होगा। कोई भी आप वर्ब उठा लो, देखें आई गो टू स्कूल एवरी डे, इसका पैसिव बनाइए। आई गो टू स्कूल एवरी डे, इसका पैसिव बनाइए। इसका ऑब्जेक्ट बताइए। आई गो टू स्कूल एवरी डे, इसका ऑब्जेक्ट बताइए। Every day? अमरीन आपके बेटा हेड्स में प्रॉब्लम आ रही है Sir, school. बेटा। अभी बताया इंट्रांजिटिव वर्ब्स का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं अमूमन उनमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसे भी नहीं बनेगा। अब आप देखिए आई गो टू स्कूल एवरीडे, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। कहाँ है ऑब्जेक्ट? स्कूल, आई गो टू स्कूल, स्कूल इज अ प्लेस, आई गो टू स्कूल, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं। ही इज टायर्ड, आगे एडजेक्टिव, ही इज टायर्ड, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। ही ड्राइव्स स्लोली, he drives slowly, कोई ऑब्जेक्ट है? कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? वो वर्ब्स जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते। और ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये मैंने आपसे एक बुक भी शेयर की है, वो आप देख लीजिएगा। बुक नहीं है, कुछ मटेरियल है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने लिखा हुआ है, बहुत आसान सा। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या है? नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है आपका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नहीं, नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है वर्ब। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है वर्ब। अभी आपके पास थोड़ी देर में आर्टिकल्स की एक फाइल आ रही है, उसको सुन लीजिएगा।
और सुनने के बाद टेस्ट के लिए तैयार हो जाइएगा। आर्टिकल्स के ऊपर अभी एक फाइल आ रही है आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है बेटा? एक्सक्यूज मी सर, आपने जो कल टेस्ट अपलोड किया था मैं उसको अप्रोच नहीं कर पा रही थी। अगर यहाँ किसी ने किया है तो काइंडली मुझे गाइड कर दे। मैं कॉपी पेस्ट ही कर रही थी बट वो नहीं ओपन हो रहा था। बहुत आसान है, आप उसको कॉपी करें और ब्राउजर पे जाके पेस्ट करें ना। ब्राउजर पे पेस्ट करें, खुल जाएगा। कितने लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है? हाँ, मैंने कर लिया था सर। कर लिया था ना? मैंने भी कर दिया। करें। I got 14. वेरी गुड। चलो, थैंक यू वेरी मच। लेट्स कॉल इट अ डे एंड see you inshallah in the next session. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.